अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। तो ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में 6 ब्रांचेस और उसके अलावा मेजर डिवीज़न में जो हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, तो क्लास आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे 7वीं ब्रांच से। सही, 7वीं ब्रांच से हम आगाज़ करेंगे आज की वीडियो में। तो 7वीं ब्रांच का नाम जो है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का नाम जो है ये जीन से निकला हुआ है, और जीन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखिए यहाँ पे जो कॉमे के बाद जितना भी लिखा हुआ है ना, तो वो इस लफ्ज़ के बारे में बताया हुआ है, हेरिडिटी के बारे में बताया है कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है करेक्टर, वो करेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके औलाद में, उनके बच्चों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और ये किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से। अच्छा, अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जेनेटिक्स हमारे पास यहाँ पे लिखा है, ये जेनेटिक्स मैंने क्या कहा, कहाँ से निकला है, जीन से निकला है। अब सवाल आता है जहन में कि सर जीन क्या होता है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास सेल है, ये जो मैंने बनाया है ये है सेल। सही, और इसके अंदर ये जो हमारे पास है ये है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है ये है क्रोमोसोम। अब देखो, अगर इस क्रोमोसोम के मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाऊं तो हमारे पास क्रोमोसोम कुछ यूँ होता है। सही, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया इसका इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जीन है हमारे पास। अच्छा, अब जीन का काम क्या होता है, जीन का काम ये होता है कि ये जो है जो करेक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन फिक्स होती है वो अगले जो आने वाली नस्ल होती है उनमें ट्रांसफ़र करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, ये मेल है, अगर मेल के लिए मैं शो कर रहा हूँ एक्स वाई। सही, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है कि मेल होगा तो उसमें एक्स वाई जीन होगा। अगर फीमेल के लिए मैं शो कर रहा हूँ एक्स एक्स। सही, तो देखो, जब मैटिंग होती है, इंटरकोर्स होता है, तो इससे हमारे पास आया, मेल से आया एक्स, और यहाँ पे फीमेल से एक आया एक्स। तो हमारे पास ये क्या बना, ये जो हमारे पास बना, तो ये क्या होगा, हमारे पास फीमेल होगा। कैसे पता चला फीमेल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स एक्स लिया हुआ है फीमेल के लिए। अच्छा, दूसरे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, मेल के लिए हमारे पास है एक्स वाई वही सेम, और फीमेल के लिए एक्स एक्स। तो जब मैटिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वाई यहाँ पे आया, मेल से हमारे पास वाई आया, और फीमेल से एक्स आया। देखो, फीमेल से तो एक्स आएगा ही आएगा, डिपेंड करता है मेल पे। अगर मेल से एक्स आता है तो वो होगी फीमेल। अगर मेल से वाई आता है, जैसे यहाँ पे है वाई एक्स, या और का मतलब या एक्स वाई, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये मेल है। सही, समझ में आया यहाँ तक। दूसरी ब्रांच हमारे पास क्या है, दूसरी ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो, ये लफ्ज़ निकला है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास डिफिनेशन कुछ यूँ होगी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। यहाँ पे एम्ब्रायो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो हम जब एम्ब्रायो की डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच में करेंगे, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं कि सर एम्ब्रायो का मतलब क्या है, 9 मंथ्स। सही, यहाँ पे एस लगाओ, 9 मंथ्स और या 270 डेज, ये जो स्टे करता है चाइल्ड इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, ये फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सही, उसके अंदर जो चाइल्ड स्टे करता है 9 मंथ्स, सो उस ऑर्गन, ये ऑर्गन, अच्छा ऑर्गन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूट्रस क्या है, ऑर्गन वेयर बेबीज डेवलप। सही, फिलहाल आप ये याद रखो तो बहुत बड़ी बात है, आप जो है आगे पढ़ोगे इसके बारे में। वो जगह जहाँ पे बच्चे की फॉर्मेशन होती है या डेवलपमेंट होती है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। अच्छा, वो जो स्टे करता है वहाँ पे तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। सही, तो इस वक्त में जो ये चाइल्ड होता है ये एम्ब्रायो होता है। सही, तो उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कौन से ब्रांच में आएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सिंपल आसान है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। देखो, रिलेशनशिप हम किसके दरमियान बोल रहे हैं, रिलेशनशिप जो ताल्लुकात है किसके दरमियान होंगे, लिविंग,
सही। या हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में, और नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है नॉन लिविंग फैक्टर्स का मतलब? नॉन लिविंग फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास है, आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास सूरज है, सही। अब देखो सूरज नॉन लिविंग फैक्टर है, वो हमारे पास लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग फैक्टर है किसका? एनवायरनमेंट का। उसका रिलेशनशिप हमारे साथ क्या है आप खुद देख सकते हो, सही। जैसे अगर आपने देखा होगा कि सूरज से हमें जो है विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है, सही। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जैसे अच्छा यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिर्फ इंसान नहीं होंगे, आप जो है पौधों की मिसाल ले सकते हैं। जैसे पौधे होते हैं ना, जो हमारे पास 4 सीजन होते हैं, कुछ सीजन जो है पौधों पे भी असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह हम जब इनका रिलेशन पढ़ेंगे, सही, और इन दोनों के जो इफेक्ट्स है एक दूसरे पे कि किस तरह एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पैलेंटल बायोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास जो है पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ था, सही, जो अब हमारे पास मौजूद नहीं है, जो स्टोन एजेस या पुराने वक्त में जो हमारे पास जिंदगियां हुआ करती थी लेकिन अब हमारे पास नहीं है, उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर हम कैसे स्टडी करेंगे? तो यहाँ पे उसका जवाब लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स। अब फोसिल्स का मतलब क्या है? जो हमारे पास ढांचे थे पुराने वक्त के, पुराने ज़माने के, उसको हमने जो है उसके स्ट्रक्चर को जोड़ जोड़ के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि पुराने वक्त में अगर कोई चीज़ थी तो वो कैसी थी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ डायनासोर्स की, तो हमारे पास उसका वजूद मौजूद नहीं है फिल वक्त, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया कि पिछले ज़माने में, पिछले वक्त में ऐसे जानवर हुआ करते थे जो निहायत ही बड़े और आलीशान हुआ करते थे। तो हमने कैसे पता लगाया? फॉसिल्स की वजह से, उनके ढांचों की वजह से, उसको जो हमने जोड़ा, स्ट्रक्चर बनाया, तो हमें पता चला। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। देखो हम क्या करते हैं इसमें, जो हमारे पास जीन होता है इसकी पोजीशन में, सही, हम चेंजेस करते हैं। इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूं तो उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा, उसके लोकेशन में फ़र्क आएगा, और उसकी वजह से हमें एक नया करेक्टर मिलेगा। जो हम चाहते हैं वो करेक्टर हमें मिलेगा, और इस अमल को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखो अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, मैंने कहा कि क्रोमोसोम में हमारे पास जीन लगे होते हैं। अगर मैं इस जीन को उठाता हूँ और उसकी पोजीशन में यहाँ पे कर देता हूँ तो ये पूरा जो क्रोमोसोम है इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह हम जो चेंज करते हैं और हमारे पास कुछ नया बनता है और वो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एक्शन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। यह हमारे पास एक टेक्निक होता है जिससे हम इंसुलिन बनाते हैं बैक्टीरिया से, सही। बैक्टीरिया की मदद लेकर हम इंसुलिन बनाते हैं। यह भी आप जो है सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ये पूरा जो है टेक्निक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब अगले ब्रांच पे आते हैं, वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं? देखो सोशियो नाम से जाहिर है सोशल, सही। अब क्या है यहाँ पे देखो, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, उन सब के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो हमारे पास आएगा सोशियो बायोलॉजी में। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासाइटोलॉजी। देखो ये नाम से जाहिर है कि किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। बिल्कुल सिंपल है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि पैरासाइट्स का मतलब क्या होगा? अच्छा, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रैकेट पे, ऑर्गेनिजम्स वो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड हर्ट द होस्ट। जैसे आपने देखा कि कुछ दोस्त भी हमारे ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं और आपसे जो है फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो इसी तरह पैरासाइट्स होते हैं, सही। अब पैरासाइट जो है क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। अब पैरासाइट्स के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे पास वर्म्स और वायरस जो है वो, उसके अलावा फंजाई, बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी, सही। अब फार्मा देखो, फार्मा जैसे हम फार्मेसी कहते हैं, इस तरह ये लफ्ज़ निकला है वहाँ से। और इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एक्शन ऑफ ड्रग्स।
ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह वो अपना काम जो है सर अंजाम देते हैं, इसके एडवांटेज हमारे पास क्या है, इसके डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। आखिरी में हमारे पास जो ब्रांच है वो है मोलिकुलर बायोलॉजी। अब मोलिकुलर बायोलॉजी से क्या मुराद, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी को हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। सही। अब मोलिकुलर देखो, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स क्या होंगे, विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनील। सही, जिसने उसको तश्कील दिया होगा, सेल को और उसके ऑर्गेनील्स को। यहाँ पे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से मुराद है ऐसे मोलिक्यूल जिसमें कार्बन का होना लाजमी है, जिसमें क्या कार्बन लाजमी होगा। अगर कार्बन नहीं होगा तो ये ऑर्गेनिक ही नहीं होगा। सही, कार्बन का होना लाजमी, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है, फास्फोरस आता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन होगा तो भी ठीक है। अगर कार्बन नहीं होता, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी बर्थडे है, सही, अगर आप नहीं आते हो बर्थडे पार्टी में तो बाकियों का क्या काम है, आपका होना लाजमी है। तो इसी तरह कार्बन का होना ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स में लाजमी होता है। सही। अच्छा, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स का, सही, तो जैसे हमारे पास प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। सही, अगर अब मैं प्रोटीन के एग्जांपल दूं कि प्रोटीन के अगर मैं ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करता हूं तो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करूंगा, कंपोजिशन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रोटीन, देखो प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से। कैसे बना है, एक अमाइनो एसिड, सही, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करता है। सही, उसके अलावा फिर तीसरे के साथ करता है, और सो ऑन, इसी तरह ये चलता रहता है। और ये जो बीच में हमारे पास बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी ब्रांचेस जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल बात है तो आप जो है पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो बिल्कुल आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।